अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर कॉरिडोर के साथ मैं हूं सदफ यासीन। नाज़रीन, चूँकि आज जैसे कि आप जानते हैं इस प्रोग्राम को सुमेरा मिर्ज़ा होस्ट करती हैं, लेकिन आज वो नासाज़ी तबीयत की वजह से प्रोग्राम में तशरीफ़ नहीं लाई है, तो आज ये ज़िम्मेदारी मैं निभाऊंगी। तो हम पहले बात करेंगे मकाफ़ात अमल, एक ऐसी इस्तिलाह जिसका आजकल बड़ा चर्चा है, ये तो आप भी सुन रहे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि मकाफ़ात अमल है क्या? वो जुल्म जो किसी की ज़ात पर रवा रखा जाए, उसका कुदरत भी उसी अंदाज में बदला लेती है। ये होता है मकाफ़ात अमल। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हर 3-4 साल बाद मकाफ़ात अमल देखने को मिलता है। कोई एक पार्टी ताकत के नशे में चूर होकर खुद को अक्ल कुल समझते हुए मुखालफिन का जीना हराम कर देती है, और फिर कुछ अरसे बाद यही पार्टी खुद भी इसी अताब का शिकार होकर मजलूमियत कार्ड खेलने लगती है। क्यों होता है ऐसे? क्यों करते हैं हम ऐसे? तारीख का एक एक वर्ग गवाह है कि जहां जहां किसी ने स्याह सफ़ेद का मालिक बनने की कोशिश की, कुदरत ने उसे वहीं ला फेंका जहां वो दूसरों को फेंका करता था। हमारे मुल्क की सियासी तारीख भी सबके सामने है। सोचने की बात यह है कि मकाफ़ात अमल से आगाह होने के बावजूद क्यों हम दोबारा ऐसी हरकत करते हैं कि कुदरत को फिर से हमें मकाफ़ात अमल दिखाने का एहतमाम करना पड़ जाता है। तो सियासत जनाब, सियासत बड़ी बेरहम चीज़ है, इसके सीने में दिल नहीं होता। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ की सियासत किस तेज़ी से रुख बदलती है। आइए इस रुख बदलती हुई सियासत पर आज के शो का आगाज़ करते हैं। आज हमेशा की तरह हमारे शो में मौजूद हैं जनाब गुले नुखेज़ अख्तर साहब, और हमारे साथ हैं अहमद अबू बकर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। दोनों के पास इंतहाई अहम खबरें हैं और आज के शो में भी ये खबरें हमें बताएंगे कि क्या इनके पास खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले मकाफ़ात अमल क्या है और कब से चलता आ रहा है, क्या किन किन जमातों ने क्या क्या किया एक दूसरे के साथ, पहले इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। तो जिन्हें सज़ाएं हो रही हैं, तो क्या ये भी मकाफ़ात अमल है? तो पहले मैं रुख करूंगी नुखेज़ साहब आपकी जानिब कि अगर देखा जाए जुर्म एक है, सज़ा एक है, लेकिन शौहर अडियाला जेल में है और बीवी बनीगाला में, तो क्या समझते हैं कि ये हुस्न सलूक है या फिर कुछ और है? बहुत शुक्रिया सदफ। मैं आपका सवाल इसका जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इससे हटकर एक बात करना चाहूँगा। कल हमने प्रोग्राम किया, बुशरा बीबी के हवाले से उसमें बातें हुई और बहुत ज़्यादा उसका फीडबैक आया, हमारी तवक्को से ज़्यादा। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा उस पर मैं ज़िक्र कर दूँ, फिर आपके मकाफ़ात अमल और जेल की सज़ा की तरफ। सही। बुशरा बीबी एक बड़ा पुरस्कार किरदार है जी। ये मजहबी लिबादे में और घरेलू खातून होने का इमेज इन्होंने कायम किया, और उसके बाद इन्होंने इनकी लाइफ में जब आप देखें तो डील पे डील आती जा रही है। डील करके शादी की, डील करके तहाइफ लिए, और अब मुझे लगता है कि डील करके ये जेल की बजाय बनीगाला में है। तो आपकी बात का तो पहला तो जवाब ये है कि ये भी एक मकाफ़ात अमल है, तो हमें भी कहने दीजिए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, जो पैकेज में आपने सुनवाया कि क्या मकाफ़ात अमल का सिलसिला कभी ख़त्म होगा, तो ये तो ख़त्म नहीं होता, क्योंकि दुनिया में जब तक जुल्म जारी है तब तक जुल्म का बदला देने वाली खुदा की ज़ात भी है और मकाफ़ात अमल भी जारी रहेगा। देखना यह है कि मकाफ़ात अमल हर शख्स इसका नाम लेता है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे किसके ऊपर लागू होता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। पीटीआई के ऊपर तो मेरा ख्याल है कोई जुल्म नहीं किया था मियां नवाज शरीफ ने, बल्कि उनके वालिद साहब ने 50 करोड़ रुपए शौकत खानम के लिए फ़ंड दिए थे, और मियां साहब अपने दौर में भी उनके घर गए और बनीगाला की सड़क के हवाले से खान साहब से मुलाकात हुई, सड़क भी उन्होंने बनवा दी। तो बुनियादी तौर पर इसका आगाज़ तो पीटीआई की तरफ से हुआ। खान साहब की गवर्नमेंट आई और उसके बाद नून लीग पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। तो अब जो कुछ हो रहा है इसको हम कहेंगे मकाफ़ात अमल है। ठीक है नुखेज़ साहब, यहाँ पे आपकी बात के अंदर से ये एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। जैसे कि आपने डील की बात की है कि डील भी हो सकती है, लेकिन किस किस्म की डील की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? क्योंकि अगर अभी तक ना कोई दरख्वास्त नहीं आई कि आया ये दरख्वास्त किसने दी कि जो बुशरा बीबी हैं उनको अडियाला जेल में रखा जाए, उसे सब जेल करार दिया जाए, उनको जेल में ना डाला जाए, अभी तक कोई दरख्वास्त भी सामने नहीं। अभी तक ये एक सवाल जो है ये मुअम्मा ही बना हुआ है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो किस तरह से हम कह सकते हैं कि ये डील के तहत हो सकता है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। पहली बात तो ये कि ये ऑफ़र जो है ये मरियम नवाज शरीफ के केस में हुई थी, और आपको याद होगा कि उन्हें कहा गया था कि आप रेस्ट हाउस में रह लें जेल की बजाय। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने अपने आज के बयान में भी कहा, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने वालिद साहब के साथ उसी जेल में रहना पसंद करूंगी जहां मेरे वालिद साहब बंद हैं। तो बुशरा बीबी जो हैं इतना
آج بھی میں حیران ہوتا ہوں یہ سن کر کہ انہوں نے یہ کیسے قبول کر لیا کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ جیل کی سیلن زدہ عمارت میں رہیں گے، سیل میں رہیں گے، اور یہ بنی گالہ میں رہیں گی. وائے؟ اچھا، اس کے پیچھے کی کہانی میں کل بھی بتا چکا ہوں، میں آج بھی بتا رہا ہوں. مبینہ طور پہ جو میرے ذرائع ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بشریٰ بی بی کی بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ تعاون کر رہی ہیں، صحیح، اور اور وہ بتا رہی ہیں کہ خان صاحب کے کیا کیا کارنامے ہیں، اور ان قریب آپ کو ان کی ایک ویڈیو بھی مل جائے گی جس میں وہ بتا رہی ہوں گی کہ بیسیکلی یہ وعدہ معاف گواہ بننے کی ایک ادنا سی کوشش ہے. اور میڈیا بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میڈیا نے رخ ایسا کر لیا ہوا ہے کہ یعنی جو ایک ڈیل کا تاثر بن رہا تھا اس ڈیل کے تاثر کو بہت سارے لوگوں نے کنفرم کیا. میں یہاں ابھی بات چلے گی تو میں ایک بڑی مزیدار آپ کو چیز بتاؤں گا کہ ہوا کیا. بنیادی طور پہ یہ جو کہانی پیش کی جا رہی ہے میڈیا کی طرف سے صحیح، کہ بشریٰ بی بی تو دوڑتی ہوئی پہنچی جب انہیں پتا چلا کہ خان صاحب گرفتار ہو گئے ہیں، تو وہ بھاگی ہوئی گئی، انہوں نے کہا مجھے بھی گرفتار کر لو. اچھا، ابھی بھی نوکے صاحب ایسی لیٹسٹ اپڈیٹ ہمارے پاس آ رہی ہے کہ جو غیر شرعی نکاح کیس والا جو چل رہا ہے کیس، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں تو جیل جانے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ چاہیں تو مجھے جیل میں لے کر جا سکتے ہیں. تو ابھی کی اپڈیٹ ہے. یہ کہنا انہیں یہ چاہیے تھا تیار ہوں نہیں، انہیں کہنا چاہیے تھا میں جانا ہی جیل چاہتی ہوں. یہ کہنا چاہیے تھا نا. جب انسان صدف کسی سے اجازت مانگتا ہے نا تو اس میں وہ تو گڑبڑ، وہ تو مشکوک ہو گئی بات. آپ کے ہسبینڈ جیل میں ہیں تو آپ ان کو کہیں کہ بھئی مجھے بھی ان کے ساتھ، میں نے بھی ان کے ساتھ رہنا ہے. آپ نے قبول کیسے کر لیا بنی گالہ میں رہنا؟ تو وہ تو اگر ہم دیکھیں انہیں 14 سال کی جو سزائے وہ ہو چکی ہے توشہ خانہ میں، وہ مجرم ٹھہرائی جا چکی ہیں. ایک مجرم کو تو صرف ہم آرڈر کر سکتے ہیں نا کہ آپ نے یہاں رہنا ہے، یہاں رہنا ہے، وہ آگے سے مزاحمت نہیں کر سکتا. میرے خیال میں مزاحمت نہیں کر سکتا، بالکل ٹھیک کہا. لیکن وہ ایک جملہ تو کہہ سکتا ہے جو ہمارے تک پہنچے، ہماری سماعتوں تک پہنچے کہ یار انہوں نے یہ آگے سے کہا کہ نہیں مجھے. دیکھیں نا، یہ آفر تو یہ آفر ہے، یہ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آفر مریم نواز کو بھی کی گئی تھی، ان کو بھی حکم نہیں دیا گیا تھا. یہ از اٹ پاسبل کہ وہ کہیں کہ میں نے اڈیالہ جیل میں رہنا ہے اور آگے سے کہا جائے نہیں ہم نے آپ کو بنی گالہ میں رکھنا ہے؟ کوئی ایک جملہ تو کہا ہوتا، کوئی ایک لائن تو کہی ہوتی کہ آپ کو کوئی کہہ سکتا کہ یار جس شخص سے آپ نے شادی کی، جس شخص کی وجہ سے آپ خاتون اول بنی، اور اتنا آپ کو دعویٰ تھا اپنی روحانیت پہ اور اپنے جو مذہبی جو آپ نے سفر کیا اس پہ اتنا آپ کو مان تھا، اور وہ شخص جو آپ کے ساتھ جاتا رہا، جس نے ماتھا ٹیکا جا کے آپ کے ساتھ، جو اتنا آپ کے ساتھ رہا، اتنا تو کر دیتی اس کے لیے کہ نہیں میں کم از کم جیل میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی. جیل ساتھ رہنے سے مراد کہ اسی جیل میں رہوں گی. نوخے صاحب آپ ساتھ رہے گا. ابوبکر صاحب آپ کی جانب آؤں گی. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیل کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ بشریٰ بی بی نے نہیں کہا ہوگا کہ میں نے جیل میں نہیں جانا، مجھے آپ بنی گالہ ہی شفٹ کر دیں، اس کو سب جیل قرار دے دیں؟ دیکھیے جی، اس حوالے سے تو ازمپشنز ہیں، ان پہ جتنے ایک آپ خیالات کے گھوڑے دوڑا لیں تو پھر ضرور دوڑا لیں. لیکن عملاً تو یہ بات ہے جو انہوں نے آج وہاں پر اپنے کیس میں جو عدت میں نکاح کا معاملہ ہے اس میں صحافیوں سے بھی بات کی ہے، جو ویل رپورٹڈ ہوا ہے آج، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی بلکہ مجھے ڈیل کی آفر دی گئی، میں نے ٹھکرائی، اور میں نے کہا کہ جو معاملات کرنے ہیں آپ کو خان صاحب سے کرنے چاہیے. دوسرا، جیل کے اندر جو معاملہ ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے جو نقیب صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ بشریٰ بیگم صاحبہ جو ہیں ایک بڑے ہی انتہائی پراسرار کردار کی حامل ہیں. اس کی تو بہرحال کئی حوالوں سے ہم سنتے رہے ہیں، پبلک ڈومین میں ہے. روحانی طور پر بھی ان کی شخصیت کے کئی اسرار ہیں، اور جو انتظامی طور پر ہم سنتے رہے ہیں پنجاب کی گورنمنٹ کو لے کر اور فرا گوگی کے ساتھ مل کر، اور عثمان بزدار صاحب کی چھتر چھایا جو ایک نیکسس تھی، اس پہ بہرحال پبلک ڈومین میں اور پولیٹیکل سیاسی جماعتیں جو ہیں بہت بلیم گیم کرتی رہی ہیں. لیکن اس پر کوئی کنکریٹ اور سالڈ ہم کہیں کہ کوئی پرج ہوئی ہو، کوئی ایسا کوئی احتساب کا عمل شروع ہوا تو وہ بھی بظاہر ہمیں نظر نہیں آیا. لیکن ظاہر ہے یہ جو اس طرح کی خواتین ہوتی ہیں جو بڑے سیاسی لیڈروں کے ساتھ جن کا نام جڑ جاتا ہے تو لامحالہ طور پر وہ سیاسی تنازعات میں بھی ان کا نام آتا ہے، اور پھر ان پہ مڈ سلنگنگ بھی ہوتی ہے، اور اس طرح کے سارے معاملات ہوتے ہیں. چونکہ ابھی یہ چیزیں اس طرح سے قانون کے آپ کہہ لیں کہ فلٹر سے ہو کر گزری نہیں ہیں. دوسرا، یہ جو جیل کے اندر معاملہ ہے، کل جس طرح سے وہ گئی ہیں وہ تو بہرحال ظاہر ہے وہ اپنی گاڑی میں ہمیں جاتے ہوئے اڈیالہ جیل نظر آئیں، اور فیکچولی اس وقت فیصلہ ہو چکا تھا. وہ چاہتی تو جہاں بھی تھی رک سکتی تھیں، اور کوئی پولیس پارٹی جا کر انہیں گرفتار بھی کر کے لاتی، اس میں کوئی عجیب بات نہیں تھی.
लेकिन वो खुद आई, फिर वो पूरा दिन सुप्रीडेंट जेल के कमरे में बैठी रहीं और फिर वहाँ उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उसमें एक कानूनी नुक्ता है जिसके बारे में लोग कह रहे हैं, रिपोर्टर्स भी कह रहे हैं कि जो जज साहब होते हैं जब वो फैसला करते हैं तो जिन लोगों को गिरफ्तार होना होता है उसमें जो मुलजिम से मुजरम कंसीडर होते हैं उनके एक रोपकार उसमें जो है ना वो जारी करते हैं। जब तक वो रोपकार या आप कह लें कि अदालती हुक्मनामा नहीं आता किसी को गिरफ्तार करके जेल में डालने का, तब तक सुप्रीडेंट साहब भी उसे अवॉइड करते हैं। तो उसके बाद जो बुशरा बेगम साहिबा और ज़राए कह रहे हैं कि उनको कहा गया कि आपको पहले कोई रेस्ट हाउस असेंबली डैम वहाँ लेके जाएंगे, चूँकि कानूनी तौर पर आप अडियाला जेल में स्टे नहीं कर सकती। फिर वहाँ से ज़ाहिर है कहीं से टेलीफोन आया होगा या जो भी है, वहाँ से कन्वे जो है उनका उसको मोड़ दिया गया बनीगाला की तरफ। लेकिन शायद सुप्रीडेंट साहब ने या जो निज़ाम को चला रहे हैं जो लोग, उन्होंने समझा हो, मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूँ कि शायद जो मुर्शिद हैं उन्हें तो शायद महल में रात गुजारने के लिए उन्होंने समझा मुनासिब जगह है। मुरीद तो ऑलरेडी अडियाला जेल की काल कोठरियों में बंद हैं पिछले कई दिनों से। लेकिन इमरान खान साहब की भी आज एक बात आई, उनको भी शायद अंदाज़ा नहीं था कि उनकी शरीक हयात जो है वो रात उन्होंने कहाँ बसर की है। तो बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने तो बुशरा बीबी के लिए मैंने कंबल भी भिजवा दिया अपनी बैरक से या अपने कमरे से कि ये उन तक भिजवाइए। तो जो पुरस्रार बातें हैं उनसे मुताल्लिक इनके इसरार ज़ाहिर अब खुलते रहेंगे, चूँकि एक नामुवाफिक सा एक सियासी निज़ाम जो है या वो जमातें जो इमरान खान साहब के चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ तमाम जो सियासी हथकंडे और इल्ज़ामात हैं और ये जो एक कानूनी एक पर्च चल रही है जिसको वो एक जुमला कह के कि जी ये मकाफ़ात अमल है कह के गुजर जाते हैं, वो तो ज़ाहिर है एक आखिरी हद तक भी जाएंगे। लेकिन ये जो जिन सियासतदानों का पैकेज हमने सुना या आपने प्रोग्राम की बिगनिंग जहाँ से शुरू की मकाफ़ात अमल से, मुझे अफसोस होता है कि इस मुल्क में सिर्फ सियासतदान ही हैं जो इबरत हासिल करने को तैयार नहीं हैं। मुझे तो लगता है कि अडियाला जेल जो है ये पाकिस्तान के जो वज़राए आज़म होते हैं जब वो इक़्तिदार से निकाले और धुतकारे जाते हैं, मुझे लगता है अडियाला जेल उनका रिटायरमेंट का पाकिस्तान के वज़राए आज़म का कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है। जिससे नाचाकी हुई, जिससे हमने सियासी डिफरेंसेस हुए, जिससे सिस्टम नाराज़ हुआ, वो पलक झपकने में हमें नज़र आता है कि कानून का जो एक पूरा एक वो कह लें आप ना एक जाल कह लें, ठीक है, मतलब उसमें आ जाता है और फिर आगे पूरा प्रोसेस अमल के अलावा हम वर्ड यूज कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है। क्योंकि अगर हम इद्दत की जो केस की बात कर रहे हैं उसमें कुछ देर पहले ही जो बानी PTI हैं हमारे, उन्होंने कहा है कि मैं कुरान पर हल्फ रखने को तैयार हूं कि मैंने निकाह के वक्त बुशरा बीबी को देखा था, जबकि जो उनके घर के अपने मुलाजिम हैं उनकी जानिब से कहा गया कि वो घर आते थे। बाकी भी जो गवाह थे जिनके बयान रिकॉर्ड हुए, लेकिन वो तो कुरान पर हाथ रखकर हल्फ देने को भी तैयार हैं। देखें, ये जो लीगल मामलात होते हैं इसमें ज़ाहिर है इस तरह के जो मजहबी हमारे एक रिचुअल्स होते हैं, जिस तरह रूटीन में हम अपनी लाइफ में पंचायती महफिलों में जिस तरह से सुलह सफाई के मामलात होते हैं, उसमें तो बहरहाल एट फर्स्ट प्लेस लोग इस चीज़ को ले आते हैं कि जी कुरान के ऊपर हलफ दे दें, या किसी भी नाराज़ कबीले या किसी मामले में किसी को मनाने के लिए जब आप ले जाते हैं किताबुल्लाह को, तो लोगों का दिल जो है वो नर्म पड़ जाता है। लेकिन इस तरह के मामलात में मेरा ख्याल है शायद इस तरह का मामला ना हो, तो फिर जज साहब ने उन्हें कुदरतुल्लाह साहब ने कहा कि अगर आप कुरान के ऊपर हलफ का मामला कर रहे हैं तो फिर आपका जो हक जिरा है, ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा आपके वकला का खावर मानेका साहब के साथ, या अगर कोई और भी बंदा आपके अगेंस्ट कुरान पे हलफ देता है तो फिर आप उसको उस तरह से आपके जो वकील सफाई हैं ग्रिल नहीं कर सकेंगे। तो उस पर बानी चेयरमैन PTI साहब का इस्तदलाल भी था और इसरार भी था कि नहीं, ये कुरान पे हलफ भी दें, मैं भी देता हूँ, बुशरा बीबी भी देती हैं, मगर हम जरा का जो हक है कानूनी हम उसको भी रिटेन करेंगे। तो लेकिन जिस तरह मैं तो बल्कि कहूँगा कि आज का दिन कैसे खाली गया, चूँकि आज हैट्रिक होने का इम्कान था, और जो सहाफ़ी सुबह अडियाला जेल गए हैं उन्होंने ट्वीट किया है कि लेकिन हो सकता है उन्होंने जुम्मे का दिन डिसाइड किया हो कि जुम्मे के दिन हम कोई ऐसी खबर देंगे। 9:15 बजे गए थे सुबह, पहले भी सदर जुम्मे वाले दिन बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि जुम्मे का दिन जो है वो इन्हीं चीजों के लिए समझा जाता है। परणों को ये जो बराबर होने का चस्का पड़ चुका है ना, उसमें 10-10 साल की सजाएं भी बराबर हों, खातून की जगह पर एक खातून भी जेल में जाए और 14-14 साल की सजाएं भी हों, और फिर इस तरह से जो आप कह रहे हैं, अब एक जुमा भी उसमें इजाफा किया जा रहा है कि जुमा के दिन फैसले आते थे तो अब जुमा के दिन ही फैसले आए।
تو ایک شہزادی ہیں میرا خیال ہے ان کو جو ہے وہ سرتاپا جو ہے خوش اور ان کو مطمئن کیا جا رہا ہے. مجھے تو یہ کوششیں لگ رہی ہیں. ٹھیک ہے نوخیز صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی ہے بشرا بی بی کے ہی، ابھی تک ہم لوگ وہیں پہ ہیں کہ ڈیل اور یا پھر یہ کیا چکر ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ باتیں یہ بھی سننے کو مل رہی ہیں، چونکہ کوئی درخواست نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے کہ آخر کس کے کہنے پر یہ سب کیا گیا، تو کہیں نہ کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی کہ باقی پارٹیوں کو ایک بیانیہ بنانے کا موقع مل جائے، جیسے کہ مریم نواز نے بھی آج جلسے میں کہا کہ جی انہیں کیوں سہولتیں دی جا رہی ہیں، ہمیں تو نہیں دی جاتی تھیں، انہیں کیوں سب جیل قرار دیا گیا بنی گالہ کو. تو کہیں نہ کہیں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ کوئی بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے یہ سب کیا گیا. ہاں ٹھیک، آپ ٹھیک پہنچ رہی ہیں. پہلی بات تو یہ جو ابو بکر صاحب نے کی نا کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کو بھی 10 سال تھی، ادھر بھی 10 سال، ان کو بھی 14، ادھر بھی 14، ان کو بھی خاتون تھی، ادھر بھی خاتون. میں نے کل بھی عرض کیا تھا اللہ نہ کرے یہ پلڑے برابر اس طرح سے ہوں کہ انہوں نے تو اپنی ماں کھوئی تھی مریم نواز نے، یہاں پہ کیا ہوگا. اور یہ بائی دا وے اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. یہ توشہ خانے والے کیس کی بات کر رہا ہوں جی بالکل سامنے کی چیزیں ہیں، چوری کر کے لے کے گئے، توشہ خانہ میں چیزیں آئی نہیں، ان کی قیمتیں لگوائیں، باہر سے پیسے آئے یہاں سے. تو کیا کبھی کسی اور نے توشہ خانے سے کوئی تحائف نہیں لیے؟ بڑی بڑی گاڑیاں بھی لی گئی ہیں. اس کے لیے آپ کو پہلی بات تو یہ کہ کیس کا انتظار کرنا پڑے گا. عدالت میں یہ نہیں ہوتا. تو پھر ہم انصاف ہوتا تو کہیں نہیں دیکھتے نا، وہی والی بات ہے کہ ٹھیک ہے جیسا ہوتا جا رہا ہے اس کو ہم چلنے دیتے ہیں. عدالت میں اگر ایک شخص پہ قتل کا مقدمہ چل رہا ہو اور وہ یہ کہے کہ جی مجھ سے پہلے بھی 600 بندوں نے قتل کیے ہیں، پہلے ان کا فیصلہ کریں، تو یہ اس چیز کو عدالت نہیں مانتی. مطلب ہم اس کو اس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں جیسے پاناما کیس میں یہی ہم چیختے تھے کہ باقیوں کو بھی پکڑیں، تو ہمیں کہا جاتا تھا نہیں پہلے اوپر سے آغاز کریں. نوخیز بھائی یہ بہرحال ایک وہ آرگومنٹ تو ہے نا کہ جو لوگ دہائیوں سے اقتدار میں ہیں اور انہوں نے مال مفت سمجھا ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس توشہ خانہ میں اس کیس میں بھی یہ جو ہار کا معاملہ ہے، یہ تو آج فیکچولی عمران خان اپنا بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ سعودی امبیسڈر ان کے گھر میں آئے اور انہوں نے یہ بشرا بی بی صاحبہ کو گفٹ پیش کیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ طے کیا کہ اس کو توشہ خانہ میں جمع کرایا جائے. یہ توشہ خانہ سے اس طرح سے ایٹ فرسٹ پلیس آیا نہیں ہے. نہیں کیا مطلب، ٹھیک ہے نا، آپ اگر وہ بشرا بی بی نہ ہوتی تو ان کو گفٹ پیش کیا جاتا. یہ ایک علیحدہ بحث ہے. نہیں علیحدہ بحث کیوں ہے؟ آپ کسی عہدے پہ رہتے ہوئے آپ کو دوسرے سربراہ آپ کو جو تحفہ ملے گا آپ کو کسی عہدے پہ رہتے ہوئے، پھر توشہ خانے میں وہ عہدے کا تحفہ ہے. اچھا سنیں، پھر اس کو خریدا، ریٹین کیا. دلچسپ چیز، باقی قانون اس پہ تو خاموش ہے کہ آپ تحفہ لے کر گھر میں رکھیں گے یا جا کر بیچ دیں گے، اس پہ تو قانون خاموش ہے. مارل پہلو ایک علیحدہ سے. آپ عدالتی کاروائی سنیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں عدالتی کاروائی اگر یہ کیسز اور ان کے فیصلے بطور پریسیڈنٹ اور عدالتی نظیر اگر آپ اس طرح سے مین سٹریم پہ ہمیں کہیں گے تو ایسا نہیں ہے. ابو بکر صاحب ہم پھر عدالتی کیس برقرار رہے گا. تو ہم عدالتی کاروائی کی بات کر لیتے ہیں. تو کیا ایون فیلڈ میں اتنی جلدی چھوٹ مل سکتی تھی؟ العزیزیہ ریفرنس بھی تھا ہمارے پاس، ان کیسز میں وہ کیسز فوراً حل ہو گئے، انہوں نے کوئی سزائیں نہیں، حل یہ بھی فوراً ہوئے ہیں لیکن کسی اور صورت میں ہوئے ہیں. نہیں صدف وہ فوراً نہیں حل ہوئے. آپ پورا سسٹم ان کے راستے 4 سال لگے ہیں اور اس کو بنانے کے وقت جس طرح سے ذلیل کیا گیا، جس طرح جے آئی ٹی بنائی گئی. میں تو ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ ان کیسز میں وہ ثبوت کی ذمہ داری نیب کی تھی نا. کیا بنا؟ جو کاوے مسووی والا آپ نے براڈ شیٹ والا کیا، وہاں پہ کیا ہوا؟ ان کی یو کے کی عدالتوں نے کیا فیصلہ دیا؟ منی لانڈرنگ ہوئی. ان کی عدالتیں آپ سے بہتر ہے نا، ان کا سسٹم آپ سے بہتر ہے. وہاں تو صاحب اگر یہ سنجیدہ اور باوقار ٹرائل ہوتے تو اس طرح کے ملزموں کو یا مجرموں کو 50 روپے کے بیانی حلفی پہ کوئی سہولت نہیں دیتا. یعنی اچھا بات سنیں نا ابو بکر صاحب، 50 روپے کا بار بار ذکر آتا ہے، مطلب 100 روپے کا ہونا چاہیے تھا سٹامپ پیپر. سٹامپ پیپر تو وہی ہوتا ہے جس پہ آپ نے بیان دینا ہے. نہیں کیا ہوتا، 600 روپے کا ہوتا. عجیب بات کرتے ہیں، یعنی 50 روپے کا نہیں ہونا چاہیے پرائم منسٹر بھی لگا. سٹامپ پیپر ہوتا ہی 50 روپے کا جس پہ انہوں نے بیان دینا تھا، اس پہ کیا کرتے؟ یہ بہت نہیں ویسے لاجک نکال لیا. اچھا صدف میں دوسری بات بتانا چاہوں گا. ہوا کیا ذرا تسلی سے سنیے. پہلی بات تو یہ کہ یہ 342 کا مقدمہ کیا ہوتا ہے، میں اس بارے میں بتاتا چلوں سننے والوں کو. ہم سن رہے ہیں نا آج کل کے 342 کا بیان، سوری مقدمہ نہیں، بیان. 342 کا بیان ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک تمام کاروائی کے بعد ایک سوال نامہ دیا جاتا ہے ملزم کو، اس نے ان کے جوابات دینے ہوتے ہیں ملزم نے. اس کو کہا جاتا ہے 342 کا بیان.
اور 342 کا بیان بڑا ضروری ہے اس حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے جی SCMR 2005 میں کہ صفحہ 364 پر ہے. یہ فیصلہ دیا ہوا ہے جی چیف جسٹس ناظم حسین صدیقی صاحب اور جاوید اقبال صاحب جو نیب کے رہے ہیں چیئرمین, ان کی ججمنٹ موجود ہے, اور اس میں یہ ہے کہ یہ سوال نامہ دیا جائے گا ملزم کو, اور سوال نامے کے بعد وہ ان کے جوابات لکھے گا اور اس پہ پھر ججمنٹ آئے گی. لیکن اس پہ ایک سوال پیدا ہوا تھا کہ یہ سوال نامہ اگر ملزم اس کے جواب ہی نہ دے تو پھر کیا کرنا ہے؟ مطلب آپ نے اسے 342 کا بیان کے لیے آپ نے سوال نامہ دیا اور اس نے نہیں جواب دیے تو دین کیا ہوگا؟ تو اسی ججمنٹ میں موجود ہے کہ اگر وہ جواب نہیں دیتا تو پھر جج دستیاب شواہد کی بنیاد پر کیس کا فیصلہ کر دے گا. اچھا, اب ہوا کیا ہے کہ جس دن جج صاحب پہنچے ہیں محمد بشیر صاحب, وہ 9 بجے پہنچے ہیں وہاں, غالباً 9 بجے, ہاں جی, اڈیالہ جیل. اچھا, وہاں بشرا بی بی انتظار گاہ میں موجود تھی. یہ جو آپ کو ویڈیو دکھائی جاتی ہے نا کہ وہ ان کی گاڑی آ رہی ہے, یہ گاڑی گرفتاری دینے نہیں آ رہی تھی, یہ صبح جب وہ پہنچی ہیں تو اس وقت کی فوٹیج ہے. وہ جیل میں پہنچی ہیں اور وہ انتظار گاہ میں بیٹھی رہی ہیں, پھر اس کے بعد وہ اٹھ کے پہلے انتظار گاہ میں بیٹھی, تفصیل سن لینا, تفصیل سن لیں. اور خان صاحب کو بلایا گیا وہاں. خان صاحب کو جب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ لے کے گئے جج صاحب کے پاس تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو بتایا ہی نہیں گیا. تو انہوں نے کہا کہ وہ کہاں ہے آپ کو جو 342 کا جو تھا سوال نامہ؟ انہوں نے کہا وہ تو بیرک میں پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا چلیں یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ لے آتے ہیں. خان صاحب نے کہا جی وہ ان کو کہاں ملے گا, یعنی بیرک کوئی اتنی کھڑکیاں تھیں اس کی پتہ. انہوں نے کہا میں اپنے وکلاء سے مشاورت وہ بعد میں کہا میں آ رہا ہوں, حضور آ رہا ہوں, حضور آ رہا ہوں. تو جج صاحب نے کہا سنیں ترتیب میں وہ بھی آ رہا ہے. جج صاحب نے کہا کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اچھا چل ان کے ساتھ جائیں اور لے آئیں. تو خان صاحب نے کہا میں اپنے وکلاء کے بغیر وہ نہیں دوں گا آپ کو. تو جج اب ان کے وکیل بھی نہیں آئے ہوئے تھے, تو جج صاحب وکیل آئے نہیں ہوئے تھے یا انہیں اندر نہیں جانے دیا گیا تھا؟ سنیں نا پھر وہی بات نا. نوخیس صاحب یہاں پہ کریکشن ضروری ہے کیونکہ ان کے وکلاء آئے ہوئے تھے, ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. اور پھر جج صاحب نے یہ خان صاحب اندر گئے ہیں, بیرک سے واپس نہیں آئے, اور انہوں نے کہا میں نے نہیں آنا. جج صاحب نے کہا میں آپ کو یہ رعایت دے رہا ہوں, آپ ڈکٹیٹ تو کروا دیں, جو کہیں گے تبدیلی کر لیں. انہوں نے کہا نہیں میں نے دینا ہی نہیں. پھر جج صاحب نے بھیجا ہرکارے کو, 3 دفعہ اس نے آوازیں دی ہیں کہ خان صاحب حاضر ہوں, بشرا بی بی حاضر ہوں. بشرا بی بی انتظار گاہ میں موجود تھی, نہیں حاضر ہوئی, اور جا کے یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بیٹھ گئی. اس کے بعد پھر جج صاحب نے یہ فیصلہ سنایا. اور سر یہ کہنا, یہ اب حوالہ دے رہے ہیں نا جی, رحمانی کیس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جی 342 کا بیان ضروری تھا, 14 سیکنڈ میں یہ اڑ جائے گا. یہ جائیں, اتنے مضبوط شواہد ہیں اس کیس کے خلاف کہ یہ ہائی کورٹ میں جائیں, سپریم کورٹ میں بھی جائیں, مجھے پوری امید ہے کہ وہاں بھی ان کو کوئی چلیں مزید بھی ہم بات کو کنٹینیو کریں گے, لیکن بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل کی بجائے بنی گالہ منتقلی کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے, پہلے وہ دیکھتے ہیں. بلاول بھٹو اپنے جلسوں میں کیا کہتے پھر رہے ہیں, کیا دعوے کر رہے ہیں, اور مریم نواز کیا کچھ کہہ رہے ہیں, اس پر بات کریں گے. اور ابو بکر صاحب کے پاس ایک بریکنگ نیوز بھی, اس پر بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو سینئر قانون دان اعتزاز احسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے تمام جو معاملہ ہے اس پر بات کریں گے. تو اعتزاز صاحب بہت شکریہ پہلے تو آپ کے وقت کا. کہیے گا اگر ہم بات کریں بشرا بی بی کا جیل کے بعد گھر چلے جانا, کیا اس کو ایک درست فیصلہ سمجھتے ہیں آپ؟ قانون جو کہتا ہے سو کہتا ہے آپ کے انہوں نے جو ان کا آیا ہے, ان کے وکیل نے کہا کہ انہوں نے اعتراض کیا, انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے لے کے جاؤ. بنی گالہ وہ نہیں جانا چاہ رہی, اور وہ ایک کمرے میں انہوں نے رکھا ہوا, انہوں نے دیا ہوا ہے اسے, اور وہ واپس جانا چاہتی ہے. بالکل نہیں. نوخیس صاحب میرے خیال میں آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی میں پوچھنا چاہتا ہوں اعتزاز صاحب, یہ مریم صاحبہ نے کہا تھا جی کہ مجھے بھی, بلکہ آج بھی انہوں نے کہا کہ مجھے بھی ریسٹ ہاؤس میں رہنے کی آفر ہوئی تھی لیکن میں نے انکار کر دیا. تو یہ بات کس حد تک سچ ہے؟ جی بے شک کیا ہوگا. اچھا یعنی ہوئی تھی آفر کیا ہوگا. اچھا کیا ہوگا انکار. میں اس سے واقف نہیں ہوں, پر وہ کہہ رہی ہے تو درست کہہ رہی ہوگی. اچھا اعتزاز صاحب, سر اس پہ تھوڑی ہماری رہنمائی کر دیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی صاحب کو جو سزائیں ہوئی ہیں 2 کیسز میں, ایک میں 10 اور ایک میں 14, تو اب ٹوٹل وہ 14 برس ان کو جیل میں گزارنے ہیں یا یہ 24 برس کنسیڈر ہوں گے؟ نہیں, یہ ان کو کنسیکٹیو سمجھا جائے گا, یعنی ایک کے بعد دوسرا
जब तक अदालत ये कहे ना कि ये कंकरेंट सही। ठीक है, तो एतजाज साहब, बिलावल का एन 127 से जो इलेक्शन है उसके जरिए क्या पीपल्स पार्टी लाहौर में वापसी कर पाएगी, आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल होगा और इंशाल्लाह वो जीतेंगे। क्यों नहीं जीतेंगे? वो मेरा ख्याल है अगर कोई टॉप लीडर्स में से कोई सबसे रिलैक्स्ड है, सबसे मैच्योर बातें कर रहा है इस वक्त, जिसकी सुनी जा सकती है आवाज़, और जो सबसे बेहतर तजरिया कर रहा है, सबसे बेहतर फैसले कर रहा है, और सबसे बेहतर मंशूर जिसने दिया है, और सबसे बेहतर तकारीर जो कर रहा है, और वो जो अपने मियाँ साहब हैं वो तो 4 मिनट की तकरीर करके और दे देते हैं माइक अपनी बेटी को, वरना उनकी तकरीर भी वही है, 4 मिनट की भी वही कि मुझे क्यों निकाला और कितना नुकसान हो गया मुल्क को, मेरे होते हुए कोई जन्नत बन जाती है अगर मेरे 10 साल मिल जाते। तो अब मियाँ साहब आखिरकार 10 साल का मिला के पंजाब में जितनी वजारतें आला उन्होंने की है 1985 से शुरू है, और पंजाब 62% है पाकिस्तान का, तो ज़्यादातर पाकिस्तान पर उनकी हुकूमत फिर 3 दफ़ा वो रह चुके हैं वज़ीर आज़म, चौथी मरतबा उनका भाई वज़ीर आज़म, उनकी अपनी हुकूमत, यानी ये सारा वक्त में क्या किया उन्होंने, क्या कर लिया, क्या किया पाकिस्तान के लिए? कोई एक वो बस बना दिए ये, जिस तरह ये अब जल्दी बनवा रहे हैं चीफ मिनिस्टर, निगरान चीफ मिनिस्टर नकवी अपने पंजाब में फटाफट मंसूबे बन भी रहे हैं, मुकम्मल भी हो रहे हैं, और वो मियाँ साहब ने एक मोटरवे बना दिया और बस उससे, और एक ऑरेंज ट्रेन जो कि इस वक्त अब इतनी खसारे में चल रही है क्योंकि उसके कोई अगर उसका टिकट उसका खर्चा चलने का, जिस लाइन पे चलने का अगर 100 रुपये है तो टिकट उससे 40 रुपये दिया जा रहा है, तो वो 60 रुपये सब्सिडाइज किया जा रहा है उन 1 लाख बंदों को जिन्होंने बार बार उस ट्रेन को इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो चंद लोगों में ही जाना होता है ना, रोजाना जो जाते हैं वो उसी लाइन में शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक या दरमियान में कहीं, तो वो 1 लाख बनने हैं, 1.25 लाख हो जाएंगे, उनके लिए उन्होंने 300 अरब का एक सफेद हाथी बना दिया और कहते हैं ऑरेंज ट्रेन, जिसके पैसे हम दे रहे हैं सारे उन 1 लाख बंदों ने जिन्होंने ट्रैवल करना है गड्डी मक्का से लेकर मिसाल के तौर पे अदालतों कचहरी तक, तो या फिर उधर के वो बंसपुरा की तरफ से लेकर और आना है कचहरी तक या कचहरी से आगे चले जाओ तो चपुर्जी तक। वो ठीक है एतजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एतजाज साहब ने क्या गुफ्तगू की, उनमें कहा गया कि मंसूबे जो है मियाँ साहब के वही उनका ही रोना पीट रहे हैं। तो अबूबकर साहब, इन मंसूबों के हवाले से भी आपसे बात करना चाहूँगी, जल्सों के हवाले से, लेकिन आप एक ब्रेकिंग देने वाले थे, मैं चाहूँगी कि पहले आप वो ब्रेकिंग दे दें। हाँ जी, एक बड़ी ख़बर जो है ज़राए के हवाले से वो ये है कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उस पर ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ सियासी जमातें अपने अपने अंदाज से असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं। ज़ाहिर है वो कैंपेन भी चला रही हैं और कुछ ऐसी चीज़ें वो आगे और पीछे कर रही हैं, अपनी अब शतरंज की आप बाजी कह लें। तो उसमें जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं पंजाब, एजाज़ अनवर चौहान साहब, उनको लेकर एक बड़ी ख़बर है। उनका जो बैकग्राउंड है वो सारी ज़िंदगी जो है इलेक्शन कमीशन सिंध में पोस्ट रहे हैं। उनकी जो आखिरी पोस्टिंग थी वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिंध की है और वो सारा जो उनका कैरियर है, उन्होंने बदीन में, थरपारकर में, उन्होंने इस तरह की जो जगह हैं मिटियारी में, वहाँ पे उन्होंने जॉब्स की हैं।
तो सिंध का जो एक सिस्टम है ख़ास इलेक्शन का, उसको खूब समझते हैं। और फिर जरदारी साहब जो पंजाब में बड़ी हाई होप्स के साथ हैं, अपनी ज़ाती महफिलों में या अपनी ज़ाती जो मीटिंग्स हैं उसमें हमारे ज़राए कहते हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं उनकी यहाँ पर तैनाती को, अपॉइंटमेंट को लेकर। और एक आला तरीन जो एक इंतज़ामी जो ओहदे के ऊपर उनके आप कह लें कि जो एक रूहानी फर्जंद आप कह लें जिनका वो दावा करते हैं, वो भी मौजूद हैं। और बिलावल का खुसूसन जो NA 127 में ये जो एक टेस्ट केस है, चूँकि पीपल्स पार्टी एक रिवाइवल और विंटेज पॉइंट चाहती है यहाँ से लाहौर से एक अहम तरीन सीट निकाल कर, तो एक ख़ास ग्रुप जो है वो इलेक्शन में बहुत सरगर्म है। 8 फरवरी के इलेक्शन को नताइज को लेकर खुसूसन पीपल्स पार्टी जो है उसको कुछ सीटें इस खेल के नतीजे में पंजाब से या साउथ पंजाब से दिलाने की जो एक कोशिश है, उस पर मेरे ज़राए कहते हैं कि जरदारी साहब जो है वो इस तरह के जो घोड़े हैं उनके ऊपर बहुत बज़िद हैं और उनका ख्याल है कि शायद रेस वो इस तरह से जीत सकते हैं। तो ये बड़ी एक अहम तरीन सिचुएशन होगी। ठीक है नुकेश साहब, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अबू बकर साहब बाखबर सहाफ़ी हैं, अगर ये खबर निकाल के लाए होंगे तो जाहिर बात है उसमें कुछ जान तो ठीक है। फिर हम ऐसा करते हैं कि इंतखाबात की बात हो रही है तो हम इंट्रा पार्टी इंतखाबात की भी बात कर लेते हैं, जो कि पहले जो भी हुआ वो आपके सामने है। तो 5 फरवरी को दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला किया गया है, तो क्या लगता है कि अब इन इंट्रा पार्टी इंतखाबात का कोई फ़ायदा होगा? बहुत देर की मेहरबान आते आते, या वो ये कह लें कि हाय ज़ालिम को किस वक्त खुदा याद आया। तो ये जब पार्टी इलेक्शन लास्ट टाइम जब ये कलअदम करार दिए गए थे तो उसी वक्त ये इंतज़ाम कर लेते सारा, ये इलेक्शन में भी जा सकते थे। ये सारा ये इंतज़ाम इसलिए किया जा रहा है, मैं आपको बताऊं, ये अब ज़ाहिर बात है बल्ले का निशान तो मिलने से रहा, अब तो बैलेट पेपर छप गए। ये इंतज़ाम इसलिए किया जा रहा है कि इलेक्शन के बाद PTI बरकरार रहे, क्योंकि प्रॉब्लम ये होगी कि जो बल्ले के निशान के बगैर, चूँकि अब इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ तो कोई फॉर्मल चेयरमैन इनका है नहीं इस वक्त। तो अगर इलेक्शन हो गए और इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना हुए तो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो तो PTI का तो कोई चेयरमैन ही नहीं होगा। तो इसलिए फौरी तौर पे ये फैसला किया गया कि जो पिछली दफ़ा कोताहियाँ हुई उनको मद्देनज़र रखते हुए इस दफ़ा वो कोताहियाँ ना की जाएँ, पार्टी इलेक्शन करवा लिया जाए और इलेक्शन से पहले करवाया जाए, ताकि जब ये इलेक्शन के बाद पार्टियों की तरफ उम्मीदवार आने लगे तो उस वक्त तहरीक इंसाफ अपने पूरे वजूद के साथ मौजूद हो। ठीक है, और इसी पर एक मुख्तसर जवाब अबू बकर साहब आपसे भी लेना चाहूँगी। जी बिल्कुल, आपकी बात तो दुरुस्त है, बहुत चैलेंजिंग है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का अब जब से फैसला आ चुका है, जिस तरह वहाँ बड़े पर्टिनेंट सवालात पूछे जाते रहे कि आपने किसी एक ख़ास जगह पे क्यों किए, ख़ास गांव में जाके क्यों किए, पेशावर में जाके क्यों किए, तो अब वो जमात पूरी तरह से अगर कानून की कंप्लाइंस करना चाहती है तो ये बहुत खुशाइन बात है। बात तो नुकेश साहब की भी दुरुस्त है कि दी मुअज्जन ने अज़ां शब वस्ल पिछले पहर हाय कमबख्त को किस वक्त खुदा याद आया, लेकिन देर तो अब हो चुकी है। लेकिन बतौर पार्टी अगर उन्होंने पॉलिटिकल लैंडस्केप पे रहना है, अगर इलेक्शन का अपना सिंबल बाद में आगे जाकर रिटेन करना है, या पार्टी पर जो एक कब्जे की कंट्रोवर्सी है कि कोई ग्रुप और आगे ना बढ़ के ये सारा प्रोसेस कर ले और बाद में सारी चीज़ें उन्हें अलॉट हो जाएं, तो उन्हें हक तो हासिल है। लेकिन जिस तरह से क्वेटा में उन्हें रोका गया इस प्रोसेस को शुरू करने से, इस्लामाबाद में मरकजी सेक्रेटेरिएट बंद किया गया, तो कैफियत तो इस वक्त यह है कि ना तो वो पाँव आगे रख सकते हैं ना पीछे जाने जोगे हैं। तो 9 मई का जो एक अजीम, आप कह लें कि एक अजीम सा जो एक हो चुका है वाकया, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो मेरा ख्याल है तो मेरे ख्याल में बहुत हद तक भुगतना तो पड़ेंगे। तो मजीद इस पर भी हम बात करते हैं। तो नवाज शरीफ जो हैं वो आज KP गए थे, वहाँ पे उन्होंने क्या क्या बातें की हैं, क्या वादे किए, क्या दावे किए, और आज भी वो इमरान खान यानी कि हम जो कप्तान हैं उन पे बरसना नहीं भूले। क्या कुछ कहा, आपको पहले वो सुनवाते हैं। 50 लाख घरों में से कोई एक घर में लाओ किसी को, आओ बताओ भाई अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे? आपको शर्म नहीं आई? आपने इनका वोट लिया और बाद में क्या दिया? ना नौकरी ना घर। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों, ये जो बंदा जो है ना, ये यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है पंजाब में, यहाँ से ये बंदा इस्लामाबाद में गया है। क्यों? आपने वो इजाजत दी जिसने आज पाकिस्तान को उजाड़ दिया है। अगर 10 साल मुझे गवर्नमेंट मिली होती और मेरी गवर्नमेंट को तोड़ा ना जाता, मुझे पूरा यकीन है कि आप में से एक शख्स भी बेरोजगार ना होता।
नोहे साहब, नवाज शरीफ ने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा है कि इस शख्स को पिछली बातों का हिसाब देना होगा, तो आपको कहीं ना कहीं इस जुमले से इंतकाम की बू नहीं आ रही? अच्छा, ये बड़ा अजीब सा जुमला है इंतकाम का। यानी एक बंदा आपको ना 10 चपेड़े मार जाए और जब आपकी बारी आए तो सारे यकदम इकट्ठे होकर कहें इंतकाम लेना चाह रहे हो, तो और बजाय इसके कि उसको कहें कि इसको भी वही सबक सिखाओ जो इसने किया था, बजाय इसके और ये कहना शुरू कर दें कि नहीं नहीं आपको नहीं है इंतकाम। देखें, कोई बंदा वलीउल्लाह तो होता नहीं है। पहली बात तो ये कि इंतकाम नहीं है, वो बार बार यही बात कर रहे हैं कि इनसे हिसाब तो लें। अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि केपी की यूनिवर्सिटी में दाखिले जो हैं वो प्रॉपर तादाद ही नहीं आ रही स्टूडेंट्स की। तो पूछना चाहिए ना कि वो जो गैस निकलनी थी, वो जो डैम बनने थे, वो केपी वालों को वो मिले कि नहीं। हमारा सूबा है, हमारे प्यारे भाई वहाँ पे रहते हैं, तो पता होना चाहिए। ये मुल्क के वज़ीर आज़म को भी पूछना चाहिए, ये सियासी जमातों को भी पूछना चाहिए, ये आम लोगों को भी पूछना चाहिए कि महज उनको नारों पे रखा। क्योंकि 5 साल केपी में इन्होंने पहले हुकूमत की, 5 साल फिर अपने दौर में हुकूमत की, तो 10 साल, 3.5 साल उस वक्त हुकूमत की, तो 8.5 साल केपी में ये रहे हैं। तो वहाँ के लोगों को क्या दिया है ये पता तो चलना चाहिए। दूसरी बात आपने की ना, ये इनकी जो जलसा आपने दिखाया जी, तो सदर देख लीजिए माशाल्लाह, ये केपी को जिनको ये कहते थे कि वहाँ ये घुस के दिखाएं, ये जलसा अजीम शान माशाल्लाह। बेवकूफ कहा था ना मियां साहब और ने। बेवकूफ नहीं, आपने उन्हें बेवकूफ बात को रुख दे के कहा है, इस तरह से नहीं बात हुई। उन्होंने कहा कि आपको केपी वालों, आपको इमरान खान ने इतने साल बेवकूफ बनाए रखा। ये जुमला क्या उनको बेवकूफ कहा जा रहा है? ये तो कहा जा रहा है कि उसने अपने वादों की वजह से बेवकूफ बनाया। दूसरी बात, बेहतरीन शानदार और बड़ा जलसा था, और इसका क्रेडिट मैं आपको बताऊं, आपने अभी विजुअल्स देख लिए, हजूर ना माने, विजुअल्स भी ना माने, और इसका क्रेडिट मैं अगर दूं तो वो अमीर मुकाम को बनता है। अमीर मुकाम साहब बड़े जी खुद भी माशाल्लाह कद काट के हवाले से वो जिन लगते हैं मुझे, और उनके काम भी जिन्नाती हैं। यानी वो पीछे रहकर खामोशी से और मोहब्बत से, ठीक है वो नोके साहब, बहुत अबू बकर शानदार साहब, जलसे लेकिन अरेंज कहीं ना करते कहीं हैं। हमें ये बात तो माननी पड़ेगी कि हमेशा चोर चोर कहा कप्तान ने, दूसरों को चोर कहते रहे, आज अपनी चोरी पकड़ी गई तो रोना पीटना डाल दिए। तो कहीं ना कहीं जैसे भी है, एक केस था चला, उस पर सजा हुई, तो इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखिए, ये जो चोरियां और इल्ज़ामात और करप्शन और ये जो मामलात हैं, मियां साहब से माशाल्लाह उनका रिकॉर्ड जो है, उनकी फैमिली का, उनके तर्ज सियासत का, उनके तर्ज हुकूमत का एक बादशाहाना जो जाहो जलाल होता है, उसका रिकॉर्ड तो मियां साहब फिक्र ना करें, कोई नहीं तोड़ सकता। दूसरा, ये जो इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं ना, एजेंडा होता है, आपके नारे होते हैं, एक प्रोग्राम होता है, अगर उसमें हमा वक्त आप यही कहने में मसरूफ़ हूँ, आप और आपकी साहबजादी सियासी जानशीन जो हैं, फितना 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 और फसादी फसादी फसादी, करप्ट करप्ट करप्ट, चोर चोर चोर, ये जो तस्बीह है ना, ये जेब नहीं देता। अच्छा, ये तस्बीह ये करते रहे हैं? इस तरह के अबू बकर साहब, ये तस्बीह कौन करता रहा है? इस तरह के बड़े लेवल का सियासतदान जो चौथी दफा भी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए शेरवानी जो है सिला के बैठा हो, वो कोई प्रोग्राम दे। ये कोई प्रोग्राम नहीं है। आप जहां जाए, बुरे वाला जाए मैं एयरपोर्ट दे रहा हूं, मनसेरा जाए मैं एयरपोर्ट दे रहा हूं, वहां जा रहा हूं मैं मोटरवे बनाऊंगा। उनके प्रोग्राम्स यार की कुछ तफसील और मैं बना लें। 6 मिनट की कुछ तफसील देर सारी बता आर्टिफिशियल चुका हूं आपको। इंटेलिजेंस की बात कर अबू लें। यहाँ बकर साहब, आप कुछ देर आप तो थक देंगे गए ना। थे उसको सुनते बढ़ाने सुनते, की बात कर वो लें। प्रोग्राम्स की तफसील आप मैं यहाँ रूल बता ऑफ चुका लॉ हूं। की बात कर लें, आप कानून की हुक्मरानी को बेहतर बनाने की बात करें, आप तहरीक पुअर इंसाफ गवर्नेंस ने पे क्या बात दिया, करें। हम वो भी फिर आपसे जानना तहरीक चाहेंगे। इंसाफ ने जो कुछ दिया है वो आप केपी के आवाम से पूछिए ना, इतने सिर्फ केपी से resistance क्यों पूछिए है? हम। वहां पे रेजिस्टेंस क्यों है? आप आज ओपननेस दे दें, पंजाब में दे दें, केपी में दे दें, आपको पूरी कॉम्प्लेक्शन बदलती हुई नजर आ जाएगी। अब इस मुल्क के 12, 13, 14 करोड़ आवाम को बेवकूफ तो नहीं है। 10 करोड़ आवाम, 12 करोड़ आवाम पंजाब के जो हैं, या केपी के जो करोड़ों आवाम हैं, ये कोई सियासी शऊर रखने वाले लोग हैं। सही। केपी तो भरपूर सियासी शऊर रखता है। एक दफा जो सियासी जमात की हुकूमत आती है, पंजाब सियासी शऊर अगली नहीं दफा रखता है। नहीं, जो ये ट्रैक रिकॉर्ड है, सारी केपी का। तहरीकें नहीं, केपी का आप ट्रैक आप- रिकॉर्ड है। केपी जहां- वाले भी बादशाह, वहां जो पाकिस्तान परफॉर्म के नहीं हर सूबे करता, वाले बादशाह हैं। अगली दफा वो लेकिन वोट आउट हो इसका जाता है। फैसला आपको ये चंद दिन रह गए, 8 दिन के अंदर इसका फैसला हो जाना है। डेमोक्रेटिक फैक्चुअली राइट बात बता रहा हूं कि केपी के अवाम का मिजाज है, जो परफॉर्म नहीं करता वो रूल आउट होता है। देखें, केपी में सबसे ज्यादा, अब अभी भी देख लें, इतने क्लैंप डाउन के बावजूद, इतना एक जिस तरह का सफोकेशन का माहौल है केपी में, जो प्रेजेंस और जिस तरह का पीटीआई का आपको जब वहां पर एक रेजिस्टेंस नजर आती है, पुरअमन, कौन सा मंसूबा तो शुरू remarkable किया है। तहरीक इंसाफ ने? मंसूबा कौन सा क्या शुरू अच्छा किया? सवाल। तहरीक इंसाफ- हम ये तो कह देते हैं कि मियां साहब ने अपने मंसूबों का जो रोना रोते हैं कि हमने मोटरवे बना दी, ऑरेंज लाइन बना दी या एयरपोर्ट बना दिए,
तहरीक इंसाफ ने क्या बनाया? तहरीक इंसाफ देख लेना, ये सबसे बड़ा काम है। आपने हेल्थ सेक्टर में देखा है, हेल्थ सेक्टर में ये जो यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड है, पब्लिक और तो ये इस भी पे नहीं मियां साहब का दिया हुआ है सेहत कार्ड होगा। इसको स्ट्रीमलाइन किसने किया और मेट्रो इसमें पैसे किसने डाले? और मेट्रो भी उन्होंने इसमें बताई, हेल्थ यहाँ की सेक्टर मेट्रो को वो expand किस तरह जंगला से बस किया? कहते रहे और अपने भी देखिए, मेट्रो। एक आदमी जब उसको पता चले पाकिस्तान की तारीख में 76 सालों में, आम आदमी को जिस दिन अंदाजा हो कि मेरा आईडी कार्ड जो है इसमें 10 लाख रुपए मालियत का मेरे लिए रिलीफ है, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो दुनिया भर की डेवलप्ड कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ये क्रेडिट आप ना ले, ये आ चुका है पहले। ये वो चीज है जिसके लिए आम पाकिस्तान के तो जो क्या ये मियां साहब से शुरू किए हुए मंसूबे नहीं थे कि दवाइयां मुफ्त दें, इलाज मुफ्त दें? होंगे, ये तरजीहात नहीं है, ये इनकी तरजीहात नहीं है, इनकी तरजीहात है बड़े प्रोजेक्ट करें। अबू बकर साहब सुने, जो बड़ी माजरत के साथ सदफ, आम आदमी के आईडी कार्ड में 10 अब अगर लाख ये रुपए बात पड़े काटेंगे हुए तो इसका मतलब है ये नजर सुनना नहीं नहीं चाह आते ना रहे। असल सुने में। सुने चले अबू बकर नोखेर साहब की भी सुन लें, वो अबू क्या बकर कहना साहब सुन चाह लें। रहे हैं। फिलॉसफी ये है अबू कि बकर बड़ा पुल साहब, बनाए, नजर आएगा। भाई मेरे सुन लें, देखिए ये आपके सामने गवाह हैं, आप गवाह हैं अबू बकर याफ्ता साहब। तबके के लिए काम चले आप पहले बात कर ले, मैं कर लेता हूं। अंडर डेवलप्ड तबके के लिए कभी नौखेर अब मैं साहब कर ने लूं, काम अब मैं नहीं कर किया। लूं जी, बात। जी बिल्कुल। मैं, आप गवाह हैं, यहाँ बैठ के सुमेरा मिर्जा मौजूद थी, यहाँ बैठ के आपको मैंने लगभग 7-8 मिनट की वो डिटेल बताई मियां साहब की। हेल्थ सेक्टर में क्या क्या कुछ हुआ, एनर्जी सेक्टर में क्या क्या कुछ हुआ, एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या कुछ हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर हम काउंटर ही ना उस दिन आपको कर लेकिन सकते हैं। लेकिन आप नोखेर कर साहब लें, उसको वीडियो आपने नहीं, 2 मिनट एनर्जी अबू बकर सेक्टर में साहब, जो मर्जी नोखेर किया, साहब वो प्लेटलेट्स जो गिर जाते हैं वो पाकिस्तान में क्यों नहीं सही होते? नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिरते हैं, अगर उन्होंने सेहत के शोबे में इतना ही काम किया है तो यहाँ से इलाज क्यों नहीं करवाते, लंदन क्यों भाग जाते हैं? उस तरफ ना जाइए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जब कोई वजीर आज़म, इसको गौर से सुनिएगा जरा, क्योंकि ये सवाल ना बिल्कुल सतही नौयत का हो जाता है। जो भी वजीर आज़म, पहले मुझे ये बताएं, मैंने उस दिन भी सवाल किया था, आज आपसे कर लेता हूँ, दोबारा कर लेता हूँ, मुझे पता है जवाब वही आएगा। सदर, मैं अगर ये पहले मुझे बताएं, शौकत खानम हॉस्पिटल है, ये अवाम का है या इमरान खान है? इमरान खान का है या अवाम का है? फिलहाल तो अवाम के। अवाम का ही हुआ ना, अवाम ने पैसे दिए थे ना, ठीक है, हमेशा से ही। तो अगर मैं शौकत खानम के सामने से गुजर रहा हूँ और मेरे हड्डी पसली को टूट जाती है या मुझे हार्ट अटैक हो जाता है और शौकत खानम का गेट पास है, तो शौकत खानम किस चीज़ का हॉस्पिटल है? कैंसर का। मेरे हार्ट अटैक का या मेरी हड्डी टूटे का इलाज हो जाएगा तो वहाँ? क्या हार्ट अटैक के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है? हाँ ठीक है, बिल्कुल, यानी मुझे हार्ट जो अटैक वाले, कैंसर का पेशेंट अगर वहां से गुजरेगा, लेकिन कम से कम कैंसर के पेशेंट को तो इलाज आप मिलेगा सुन ना तो वहां लेना, से। आप सुन, एक मिनट अबू बकर साहब समझ गए हैं, एक मिनट। इसका मतलब है सिर्फ कैंसर का पेशेंट ही वहां जाता है ना? लेकिन सर देखिए, वक्ती तौर पर Generally ट्रीटमेंट तो, practice तो अब यही अगर है। कोई आप कैंसर बता- का हॉस्पिटल practice है यही तो है। वहां पे सिर्फ कैंसर का इलाज नहीं होता होगा, आपकी हड्डी टूट गई, कुछ हो गया, वक्ती तौर पे आपका इलाज नहीं तो होता, करेंगे। नहीं होता, नहीं होता, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना। मुझे उसके लिए किसी देखिए और नोखेर साहब, पहले से क्या ऑर्थोपेडिक होता है, या तो हम इसको साबित कर दें, सुने ना, या मैं हम आपको इसको बता रहा साबित हूँ, करें। आप करके देख लें, तजर्बा करके देख लें। वहां सिर्फ कैंसर का है ना, स्पेशलिस्ट है कैंसर का। हाँ जी। ये कैसे हो क्या सकता है? करें, अब उसको बंद कर तो दें। हजूर सुन तो लें, बात बंद कर दें सुनेंगे उसे। तो मजा आएगा ना। जी, बताइए। या आपको समझ आ गई है जी, जी, इसलिए आप बात बताइए। कर रहे लेकिन हैं? बताएं, लेकिन बताएं, इमरान बताएं। इमरान खान भी जाते हैं वहां पे इलाज वो के लिए, क्यों उन्हें- करवाते हैं? उन्हें गलती से कैंसर एक नहीं दफा है, जगह लेकिन वहां वो नहीं हो जाते हैं, सकता। इलाज करवाने जब चले आम जाते बंदे हैं, का वहां अपने हड्डी टेस्ट टूट- भी करवाते हैं वहां से नहीं, वो। हड्डी टूटी उनकी, उनको गोली लगी, उनका इलाज कहाँ हुआ? देखिए, बाकी इसका एक हॉस्पिटल खत्म हो background गए है, थे। कॉन्टेक्स्ट है। देखें, वो एक जगह से ठीक है। गोलियां खा के आए, उनका चले, एक खास प्रोग्राम का मुकदमा है। टाइम ये बहुत बता थोड़ा रहा सा हूँ, रह ये गया। बता रहा हूँ अबू उन्हें बकर ऐसी साहब जगह आपको। जाना है जहां कॉन्फिडेंट अब आपको मैं बता रहा हूँ कि जब जो प्लेटलेट्स वाला मामला होता है प्रोग्राम ना, का टाइम बहुत थोड़ा सा रह वहाँ भी गया, यही लेकिन नोखेर मामला साहब होता है। आपके पास आपने एक तो मेरे ब्रेकिंग सवाल थी, का जवाब आपके नहीं दिया। पास एक ब्रेकिंग क्या हो थी। गया? हम चाह रहे हैं कि प्रोग्राम के इख्तिताम पे आप वो ब्रेकिंग ये है जी, ब्रेकिंग मैं सुना आपको दें। बता रहा हूँ, एक बहुत शानदार बंदे हैं पीटीआई के, बड़ा उनके करीब रहे हैं वो, एक वादा माफ गवाह बनने वाले हैं और बहुत सारी बातें बताने वाले हैं, और उनका नाम अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन सिर्फ इतना बताऊंगा कि बड़ी मोहब्बत की उन्होंने खान साहब के साथ, बड़े दिन गुजारे, बड़े नारे लगाए खान साहब के, लेकिन अब वो ये नहीं करेंगे। वो भी हकायक बताने वाले हैं। मेरा ख्याल है 5 या 6 तारीख को वो हकायक बता देंगे। थोड़े उससे से असर हकायक पड़ेगा। को सामने लेकर आए उससे ना, असर कुछ हमें पड़ेगा पता ना तो खेसा? चले। किस पे? इससे, इस सारी प्रैक्टिस से असर पड़ेगा खान साहब पे? अच्छा बात सुने, ढिटाई का तो मैं इलाज नहीं जानता कि असर पड़ेगा खान साहब पे करने। सही है, सही है। मैं आपको सिर्फ ये जो आप जो करते रहे हैं नवाज शरीफ का, कोई असर पड़ा था उसका? बड़ा पड़ा मैं तो आपको खबर दे रहा हूं एक कि 5 या 6 तारीख को एक साहब कुछ और बातें बताने वाले खबर हैं। से तो हमने इनकार नहीं सुने किया। ना, तो और आप वो बड़ी जब जबरदस्त खबरें लेके आएंगी आए, ना, सर। वो तो सर आपके सामने तो मैं आईना रख दूं तो आप उससे भी इनकार कर देंगे ना, आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है। तो इस डिटाई का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। सही। चले वो तो, लेकिन तारीख के रिकॉर्ड में कुछ चीजें आ जाएंगी। चलिए एक आखिरी सवाल और करते हैं। आपसे पूछ लेती हूँ। कादिर ट्रस्ट का फैसला लग रहा है कि कल तक आ जाएगा, 2 केसेस का फैसले आ गए थे,
सजाएं हुई, इसमें भी सजाएं हुई। जैसे कि हम नवाज शरीफ की जब बात करते थे 2 केसेस में बरी हो गए, तीसरा केस रह गया उसमें बरी हो जाएंगे, सेम सिचुएशन लगता चलेगी, 2 केसेस में सजा हुई, इसमें भी सजाई होगी। मेरा ख्याल है इद्दत वाले में शायद कोई रिलीफ मिल जाए, मुझे इद्दत वाले में रिलीफ का। अल कादर वाला तो सीधा सीधा केस है, शायद अल कादर वाला तो सीधा सीधा केस है, बाहर 190 मिलियन पाउंड की जो रकम आई वो इन्होंने मलिक रियाज के अकाउंट में जमा करा दी। नौखे साहब, आप इद्दत वाले मामले में लगता है आप कहना चाहते हैं कि सिस्टम को शायद कुछ शर्म आ जाए? नहीं, सिस्टम को शर्म नहीं, मुझे लगता है कि उसमें कुछ लूप होल्स हैं, वो कमजोर है, और इस बारे में ये चूंकि शरीयत का मामला है, इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, चले कानून बताएगा। कल तक इसका भी जो नतीजा है वो सामने आ जाएगा। तो फिर वक्त के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।